बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। लीगल एडवाइस में चौधरी मोहम्मद असलम वसन आपके मेज़बान हैं। नाज़रीन इकराम, सैयद सॉलिसिटर की तरफ से और मेरी तरफ से आप तमाम अहबाब को गुज़श्ता ईद मुबारक। नाज़रीन इकराम, मैं आज फिर आपकी खिदमत में लीगल एडवाइस का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हस्बे मामूल मेरे आज के मेहमान जनाब सैयद राशिद मसूद शाह साहब अपना सैयद सॉलिसिटर के प्रिंसिपल हैं। जी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वसन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम हर हफ्ते जुमेरात के रोज़ शाह साहब को यहाँ पर बुलाते हैं और कानूनी मशवरे यानी लीगल एडवाइस का प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन इकराम, शाह साहब जो हैं ये किसी किस्म का भी कोई कानूनी एडवाइस, कोई कानूनी मसला हो तो वो उसमें बड़ी महारत रखते हैं और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रहे कि टेलीफ़ोन के ऊपर जो एडवाइस है वो मुकम्मल तो नहीं दी जा सकती क्योंकि कॉल्स का रश ज़्यादा होता है। इसलिए मैं तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपना सवाल जो है वो मुख्तसर भी रखा करें और अपने टीवी की आवाज़ बंद करके वो हमारे साथ अपना सवाल कर सकते हैं। जी शाह साहब, मैं आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ और सुनाइए आपकी ईद जो है वो कैसी गुजरी? जी ईद माशाल्लाह अच्छी गुजर गई। अच्छा, इस दफ़ा तो 3 ईदें मना ली मैंने। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि सैटरडे को भी थी, संडे को भी थी और मंडे को भी थी। जी जी जी। तो जो अहबाब हैं वो हर किस्म के थे। अच्छा, सही तो बात है। जैसे जैसे अहबाब थे वैसे वैसे उनकी दावत ने कबूल फरमा ली। जी जी अच्छा किया जी। जी जी जी। वैसे भी हमारा ख़ानदान माशाल्लाह बहुत वसी हो गया है, जी तो इसलिए ज़ाहिर है ईदें भी एक दिन से ज़्यादा ही जी हम अफोर्ड कर सकते हैं। सही बात। क्योंकि कुछ लोगों ने तो अपने काम करने होते हैं, ड्यूटी देनी होती है, जी तो मसाजिद में भी खासा रश होता है। जी सही बात। हाँ, तो इसलिए 3 दिन जो है वो ईद हो जाती है। जी नाज़रीन इकराम, अच्छे मुआशरे में रहने के लिए और अच्छा शहरी बनने के लिए कानून का एहतराम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कानून कानूनी होता है, वो किसी मुल्क में भी हो। लिहाजा हम बरतानिया में रहते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि कानून का एहतराम करें और कानून का जो नॉलेज है वो हासिल करें। और शाह साहब जो हैं माशाल्लाह इमिग्रेशन के माहिर हैं और इसके अलावा और भी किसी किस्म का कोई कानूनी मशवरा हो तो वो आप ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर शाह साहब से ये पूछूंगा कि शाह साहब, आप अपनी प्रैक्टिस में किस तरह के जो मसाइल हैं या कानून किस तरह का ज़्यादा आपको पेश आता है? जी पहली बात तो मैं थोड़ी क्लैरिफाई कराना चाहूँगा जी कि महारत का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जी जिसके लिए शुक्रिया, आप इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर रहे हैं। जी लेकिन कानून जो है वो उसकी बहुत बड़ी वसअत है, उसके ऊपर इंसान कभी भी अपनी पूरी रीच नहीं रख सकता, इतना आसान लेकिन नहीं शाह है। साहब, आपका नाम जो है माशाल्लाह मिडलैंड में और जहाँ जहाँ भी दोस्तों ने ये प्रोग्राम देखा है, मुझे अक्सर लोग फ़ोन करके आपकी तारीफ़ करते हैं और फिर मेरा भी ये हक बनता है कि मैं भी अपने नाज़रीन को वही बात बताऊं जो मैंने सुनी है। जी शुक्रिया। क्योंकि इसमें कानून एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर ये कोई मैथमेटिक्स की तरह होता या कोई नेचुरल जैसे कोई लॉ होता, जी तो उस सूरत में ये होना था कि दो मैथमेटिशियंस जी अपने अपने घर बैठे हुए फैसला कर सकते थे सही। कि 2 + 2 4 है। जी लेकिन इधर क्या होता है कि 2 वकील हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, वो अदालत में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक वकील एज ए जज बैठा होता है सही है। और वो एक ही चीज़ के ऊपर कई रंग में बात कर रहे होते हैं। तो कानून जो है उसको अ, इस तरह कहना कि इस पे कोई महारत है, ठीक है, अच्छी बात है कि आप समझ सकते हैं उसको, जी
लेकिन इसमें हर वक्त रूम होता है। ठीक है मुझे याद है कि मुझे पहली दफ़ा मेरे वालिद साहब ने केस दिया पढ़ने के लिए, जी तो कहते कितनी दफ़ा पढ़ा है? मैंने कहा 2 दफ़ा पढ़ा है। जी तो कहते 2 दफ़ा पढ़ा है? मैंने तो इसको 20 दफ़ा पढ़ा है और अभी मैं इसको फिर पढ़ना चाहता हूँ 5 दफ़ा और के 10 दफ़ा। सही है कि जितनी दफ़ा आप पढ़ते हैं केस को, ठीक है उतनी दफ़ा आपको उसके अंदर कोई नई चीज़ नज़र आती नजर है, आती है ठीक है कोई रिलेटेड लॉ उसमें नज़र आता है। ठीक है तो तो ऐसी कुछ बैकग्राउंड थी कि जिसमें हमेशा ये समझा गया कि इसमें मज़ीद स्टडी की ज़रूरत है। जी जी तो ये है। बाकी ये है कि देखें, केस हर एक जो है वो उस अपनी एक नोयत रखता है। ठीक है ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली उस सिचुएशन पे पूरा उतरता हो जो कि कल को गुजर चुकी हो, लेकिन इंसान हमेशा एक ही तरह के अमल करता है। आज से 100 साल पहले की भी अगर आप जजमेंट पढ़ें जी जी तो आप देखेंगे कि जो सारे अवामिल थे वो बहुत मिलते जुलते थे। जी चाहे जी टेक्नोलॉजी साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, जी जी लेकिन इंसान की फितरत वही है। उसी तरह डिस्प्यूट होते थे, उसी तरह मुकदमात होते थे, सही है उसी तरह जजेस सोचते थे जैसे कि आज लोग कर रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट है, जो पुराना केस लॉ है, उससे काफ़ी आपको मदद मिल सकती है। अम, और इसके साथ साथ ये है कि कानून में इंसान का बना हुआ है ये। जी हर मुल्क की जो जुरिस्डिक्शन है उसके मुताबिक जो बेस्ट समझा जाता है वो बनाया जाता वो उधर बनाया जाता है सही बात है। ज़रूरी नहीं कि जो लॉ इस मुल्क में है वो अमेरिका में हो। है जी तो उसको जानना भी अच्छी बात है, कानून को जिस मुल्क में आप ज़ाहिर है रहें। हर मुल्क हाँ का जी, अपना अपना जी लॉ जी। है ना जी क्योंकि इसका सोशल स्ट्रक्चर के साथ ताल्लुक़ है जी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हैं, लोगों को पता होनी चाहिए। जी जी जिसमें रोड एंड ट्रैफिक एक उसकी मिसाल है। सही है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गाहे बगाहे इंसान को ज़रूरत पड़ती पेश है। आती है सही है जैसे ये मुकदमात हैं सिविल, जी जी उसमें अगर किसी वजह से इंसान फंसता है, अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो और तस्फिया ना हो सके जी तो उस सूरत में ऑब्वियसली काफ़ी देखना पड़ता है जो फैक्ट्स क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, लॉ क्या है, तो उसके मुताबिक फिर उसको सोचना पड़ता है हर केस को। शाह साहब जी ये सैयद सॉलिसिटर जो है ये जी जी। कौन कौन सी सर्विसेज में ज़्यादा डील कर रहे हैं आप देखें, हमारी एक जर्नल प्रैक्टिस है, इसमें हम शाह साहब जी माफ़ी जी चाहता हूँ एक कॉलर हैं जी जी उनसे बात फरमाइए। करते हैं जी 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 कॉलर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन साहब और कहाँ से जी मैं इश्तियाक बात कर रहा हूँ लंदन से। जी इश्तियाक साहब क्या सवाल है आपका असल में सवाल यह है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है, जी तो मेरे 2 बच्चे आए हैं मेरे साथ यहाँ पे। जी पहले 2011 में गए थे पहले, तो जी तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद वापस चले गए। जी फिर अब दोबारा आए हैं पिछले साल। जी तो अब एक बेटे, मेरी बेटी की उम्र 13 साल और बेटे की 14 साल है। ये जरा इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है। जी तो उनकी नेशनैलिटी के लिए मैंने कुछ आपसे एडवाइस लेनी थी। उनके पास इस वक्त जो है यूरोपियन यूनियन के जो 5 इयर्स की जो होती है वो इस वक्त है। तो मैं चाह रहा था कि क्या मुझे रूट लेना चाहिए कि उनकी ब्रिटिश नेशनैलिटी हो सके। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा आपके सवाल को। आपके पास जी ब्रिटिश नेशनैलिटी है, जी सर। आपके बच्चों के पास यूरोपियन स्टे कैसे है? आप उनको यूरोप से लेके आए हैं? नहीं, पाकिस्तान से लेके आया हूँ। मेरी मिसेज जो है वो यूरोपियन है, अच्छा, आपकी मिसेज लेकिन यूरोपियन, मेरी मिसेज भी ब्रिटिश नेशनल है। पहले यूरोपियन थी वो? जी ठीक जी है। अच्छा ठीक है, वो यूरोपियन राइट इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि पहले वो यूरोप में रही हैं। आप ये बताइए कि बच्चे अभी आ चुके हैं इधर अब? हाँ, मेरे पास इधर वो स्कूल भी जा रहे हैं। जी जी। उनके पास यूरोपियन स्टे है जी सर। और आपकी उनकी पैदाइश से पहले आप पाकिस्तानी थे, जी जी पैदाइश के वक्त पे? जी जी। जी, उनको स्टे मिल जाएगा इस मुल्क में अगले 5 साल के बाद। आप अब क्या पूछना चाह रहे हैं कि उनको स्टे को ये जल्दी पूछना दिलवाना चाहता चाह हूँ। रहे हैं या 5 साल बाद Yeah, दिलवाना? I just want them to get the British nationality. अच्छा, अभी उनको कितना अरसा हुआ है इधर आए? अभी तो तकरीबन 1.25 साल हुआ है। नहीं, उनको 1.25 साल में नेशनैलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि आप अच्छा उनकी पैदाइश के मौके पे ब्रिटिश नहीं थे। तो जी अब वो इस मुल्क में आए हैं और जी आपके डिपेंडेंट नहीं आए बल्कि आपकी वाइफ के डिपेंडेंट आए हैं यूरोपियन राइट्स में।
तो उसमें भी ऐसी कोई शिक नहीं है। अगर आप में भी आए होते एज ए ब्रिटिश के डिपेंडेंट तो उस सूरत में भी उनको 5 साल वेट करना पड़ना था। अच्छा, जी, नेशनल कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको आफ्टर 2 इयर्स नेशनैलिटी मिल जाए? उनको भी 1.5 साल हुआ है इधर, जी तकरीबन। और वो पाकिस्तानी है, इस मुल्क में पैदाइश तो नहीं हुई थी किसी ज़माने में नहीं, कि वापस नहीं। चले गया। मेरा नहीं ख्याल, अनलेस के कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे नॉलेज में नहीं है, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि उनको 1.5 साल में मिल सकती है नेशनलिटी। ठीक है, मैं समझ रहा था कोई ऐसा रूट हो जिसमें, क्योंकि मैं तो ब्रिटिश नेशनल हूँ। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके जो बच्चे अगर पाकिस्तान में कोई पैदा हों तो वो ब्रिटिश होंगे। जी इश्तियाक साहब बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं तकवीर टीवी और लीगल एडवाइस का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ सैयद सॉलिसिटर के प्रिंसिपल जनाब सैयद राशिद मसूद शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जिन अहबाब ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है वो हमें एडवाइस लेने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। जी मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं। जी कॉलर अस्सलाम वालेकुम। जी कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब और कहाँ से? मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ, सईद मुगल। जी मुगल साहब, क्या सवाल है आपका? जी शाह जी, शाह साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, सुन वालेकुम रहे हैं सर। जी। फरमाइए सईद मुगल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वसर साहब। जी सबसे पहले तो वसर साहब आपको मुबारकबाद हो, आपने बड़े एक न्यायती तजर्बाकार और कानूनदान के अलावा जो है मजहबी पेशवा को या आज का इंतखाब किया है। अच्छा, ये मेरे मुगल साहब बोल रहे हैं। अच्छा न सिर्फ बर्मिंघम में, आपने बर्मिंघम का यूरोप और बरतानिया में भी इनकी खिदमात जो है वो हर आदमी उन खिदमात से वाकिफ मुगल है। साहब अस्सलाम वालेकुम। वो समझ वसम गया। साहब तो माशाल्लाह आज तो बिल्कुल ही पता चल रहा है जैसे 30-32 साल के यंग नजर आ रहे हैं। तो शाह साहब तो साथ सलूट भी वसर साहब और तुसा जरा फौजियां ला मारिया, कम अज कम सिविल जरा सोसाइटी है उन्होंने सलूट मारो। ते शाह साहब बड़ी खुशी हुई है कि आप तुसा बड़ा अच्छा इंतखाब किया। थैंक यू शाह सर। साहब की खाली में सलाम ही देना चाहना था, क्योंकि Thank बड़ी you. इनकी खिदमात ने और खाली कानूनदान भी नहीं है, मजहबी पेशवा भी है। इन्हें दो, एक तो शफा भी मिलनी है, दूसरी कानूनी कामयाबी भी होनी है हर केस में। जी जी सईद मुगल साहब आपका बहुत शुक्रिया। कोई मेरे से गुस्ताखी तो नहीं हो गई? आप बहुत तारीफ़ कर रहे हैं मेरी, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी जी ये थे सईद मुगल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात ज़रूर होती रहेगी और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जी। सईद मुगल साहब जनाब हमारे बर्मिंघम के बहुत ही प्यारी और मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। सईद मुगल साहब बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? सर मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अब्दुल हलीम है। कहाँ से जी? लंदन से। जी अब्दुल हलीम साहब, क्या सवाल है आपका? सर मैंने आपसे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं असल में स्टूडेंट पे आया था, अब मेरे पास रेजिडेंट कार्ड है क्योंकि मेरी शादी हुई थी यहाँ पर फ्रेंच नेशनल के साथ जी और अभी मुझे कुछ अर्सा हुआ है, मुझे इन्होंने रेजिडेंट कार्ड दिया है और उन्होंने बोला है कि अब आप क्योंकि आप इनके साथ 6 साल से रह रहे हैं तो आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जी तो क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने ये भी सुनने में आया है कि यूरोपियन जिनके पास नेशनैलिटीज हैं वो किसी एक बंदे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, चाहे वो अपनी बहन को या भाई को या पेरेंट्स को। मैं ये से पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई को स्पॉन्सर हो सकता है, क्योंकि मेरे भाई जो है पाकिस्तान में एक है, छोटा भाई है। जी मैं थोड़ा 18 साल आपको अगर रोक दूं और आपके सवाल की नोयत थोड़ी सी बदल दूं। स्पॉन्सर आपने किस तरह करना है उनको, एज ए विजिटर या अपने साथ? नहीं, मैंने उनको यहाँ पे सेटल करना है। अच्छा, नहीं इसमें कोई 1 या 2 की शर्त नहीं है। अच्छा। ये शर्त इस तरह है कि क्या वो वाकई आपके डिपेंडेंट हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि कुछ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं। अगर आपके भाई साहब या वालदैन कोई भी आपके डिपेंडेंट हैं तो वो आपके साथ आगे रह सकते हैं। उस बात सुने ज़रा, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं हर एक की इंडिविजुअल, जो कि हर एक की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को आपके साथ हमें डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बात आपने कही है कि किसी एक को आप कर सकते हैं, ये गलत है। आप 10 को भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है।
तो इसके लिए आपको थोड़ी सी स्पेशलिस्ट और संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है और कंसिडर करने की ज़रूरत है एक वकील के साथ बैठ के। तो लेकिन ये हो सकता है, उसके फैक्टर्स हैं कुछ जी। ये उम्र की कोई कैद नहीं है क्योंकि वो 18 साल से ऊपर, और मैं उसको तकरीबन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, देखें बात सुने, फैक्टर्स हैं, उम्र की कैद अगर एक बच्चा है जो कि बिल्कुल माँ बाप के बगैर है, सिर्फ आप उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं जी, हाँ जी ठीक है। आप इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने कहा है हो सकता है, और उसके साथ रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आराम से बैठ के करने वाली हैं जी। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा और कहाँ से? वसीम लेस्टर से बात कर रहा हूँ। कौन? वसीम। हाँ वसीम भाई, व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है भाई, मैं मेरे वाइफ के लिए अप्लाई किया लास्ट ईयर जी, तो अभी तक कोई जवाब नहीं है। कहाँ अप्लाई किया था वाइफ के लिए आपने? पाकिस्तान में। आप ब्रिटिश हैं? हाँ मैं ब्रिटिश हूँ। और आपके साथ बच्चे भी हैं उधर या सिर्फ वाइफ है? नहीं, वाइफ के लिए किया था 2013 में किया था, अगस्त 2013। ये बहुत देर हो गई है। आपने इंक्वायरी की है कोई उधर? उधर तो मैंने किया, ईमेल किया, लेकिन एक लेटर भी बीच में आया था जी। एक लेटर मांग रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर। हाँ जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से जवाब दे देता हूँ कि आप एक अपने एमपी से ख़त लिखवा लें प्लीज़, ठीक है? अच्छा, ऑलराइट, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया वसीम साहब। नाज़रीन, अगर मुकम्मल आपको रहनुमाई चाहिए तो आप सैयद सॉलिसिटर का टेलीफोन नंबर ले सकते हैं हमारे कंट्रोल रूम से, और उनसे बात हो सकती है आपकी। जी, नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अहमद बोल रहा इथों बर्मिंघम तो ही। जी अहमद साहब, क्या सवाल है आपका? यूरोपियन सिटीजन तो इथे रह रहे हैं, तो उन्होंने बच्चे पाकिस्तान तो बुला लेने जी जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਮਿਟ ਜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਬੱਚੇ ਹਨ 2 ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ बीवी है। आपके जो रिश्तेदार हैं वो कौन से नेशनल हैं? वो डच हैं। उनके बच्चे पाकिस्तान हैं? पाकिस्तान से यहाँ आ चुके हैं उनको, लेकिन 6 महीने का उनको मिला है कार्ड। हाँ। तो उनको ये दरअसल 6 महीने की एंट्री वो देते हैं यूरोपियंस को। हाँ जी। तो अब वो अप्लाई कर दें और उनको मिल जाएगा फौरन 5 साल। फॉर्म वगैरह कोई फिल है? जी जी, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये आप वेबसाइट पे जाके उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। गालबन EA2 करना पड़ेगा गालबन उनको। अच्छा, EA2। जी जी, जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं तकवीर टीवी और चौधरी असलम बसन आपके मेज़बान हैं लीगल एडवाइस में। अगर आपको कोई कानूनी मसला दरकार हो तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और मेरे मेहमान हैं सैयद सॉलिसिटर के प्रिंसिपल जनाब सैयद राशिद मसूद साहब। तो जी शाह साहब, मैं आपसे पूछ रहा था कि सैयद सॉलिसिटर जो हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज कानून में जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं? जी जी, हम जैसे मैं कह रहा था कि जनरल प्रैक्टिस है, इसमें सारे हम एरियाज़ कवर करते हैं। प्रॉपर्टी भी करते हैं, अच्छा, इमिग्रेशन भी करते हैं, जी जी, एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं, सिविल लिटिगेशन भी किसी हद तक करते हैं, और फैमिली लॉ मेंशन किया मैंने, फैमिली लॉ करते हैं, चाइल्ड रिलेटेड काम, ये सारे हमारे पास टीम है, काफ़ी वकला है हमारे साथ जो कि ये काम करते हैं। हम मिलकर एक टीम की तरह करते हैं। तो आपने अपने लड़कों के मुतल्लिक भी? जी माशाल्लाह, मेरे 2 बेटे सोलिसिटर्स हैं। अच्छा, एक तो हमजा सैयद हैं, अच्छा, उनकी अपनी प्रैक्टिस है, सैयद लॉ ऑफिस सोलिसिटर्स। अच्छा, एक दानियाल सैयद हैं, अच्छा, उनकी है सैयद लॉ केयर सोलिसिटर। अच्छा, दोनों बर्मिंघम में हैं, बल्कि दानियाल जो है वो लेक्चर भी हैं यूनिवर्सिटी में, पार्ट टाइम सोलिसिटर्स को पढ़ाते हैं जो सोलिसिटर्स बन रहे होते हैं। तो माशाल्लाह दोनों की अच्छी प्रैक्टिस है। जी, हमारे साथ कॉलर हैं जी। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से? तारिक बोल रहे हैं जी। कहाँ से जी? लंदन से। जी तारिक साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा है जी कि मेरा बेटे ने विजिट लड़की है,
ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ मेरे ताई थी आपकी बेटी नहीं मेरी नूह का जी बेटे की लड़की अच्छा वो बेटे की वाइफ है वो चली गई हैं घर से जी अच्छा तो आप पुलिस को बताया है कि वो गुमशुदा है नहीं वो पुलिस उसने पुलिस का केस कर दिया है उसने इस पे केस कर दिया जी बेटे पे तो बेटा उसका दफा कर रहा होगा उसने अपने दफा में कुछ कर रहा है जी जी वो कहती है मैं इसको टिका दूंगी देखें होता है ऐसे है कि ये एक पब्लिक पॉलिसी है कि कोई भी मैटर अगर क्राउन प्रोसिक्यूशन डील कर रहा हो तो उसके बीच में इस तरह की बात करना इतना मुनासिब नहीं होता कि क्योंकि जब प्रोसिक्यूट वो कर रहे हैं इस चीज़ में कई किस्म के एविडेंस का अमल दखल होता है। अब वो जो है आपकी बहू जो थी आपकी बहू उन्होंने केस किया और ऑब्वियसली उसका दफ़ा आपके जो बेटे हैं वो कर रहे होंगे। दरअसल आजकल कई किस्म की एडवाइसेस लोग दे देते हैं उसमें सच्चाई भी हो सकती है कुछ और वजह भी हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस शो करने की लेकिन जो असल फैसला है आप उसके बारे में ज़्यादा बात अगर ना करें तो अच्छा है। ये थोड़ा पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ है ये बात तो लेकिन ये है कि उसको दफ़ा करने का हक़ है आपके बेटे वो अपने सोलिसिटर से रब्ता रखे। जी तार साहब शुक्रिया। जी नाजरीन नाजरीन से गुजारिश है कि सवाल मुख्तसर रखा करें कॉलर्स बहुत होते हैं और अगर आपको मुकम्मल डिटेल से बात करनी है तो आप शाह साहब का फ़ोन नंबर लेकर इनसे बात कर सकते हैं। जी मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? मैं बोल रही हूँ इधर होडर्सफील्ड से। जी मुझे ना बात करनी है अपनी नेशनैलिटी के बारे में। जी बात करें शाह साहब सुन रहे हैं। जी जी क्या सवाल है? हेलो मेरा नाम नौरीन है और मुझे इधर आए हुए ना तकरीबन 22 साल हो गया सर। जी तो मेरे पास ना नेशनैलिटी नहीं है इधर की। आपने अप्लाई की थी कभी? नहीं मैंने अप्लाई नहीं की अभी। मेरे पास इंडेफिनिट स्टे लगा हुआ है मेरे पासपोर्ट के ऊपर। तो पहले तो आप अप्लाई करेंगे तो मिलेगी ना आपको। नहीं मतलब कि एंट्री 3 वो मांग रहे हैं सर वो मतलब का जो होता है। जी आजकल दरअसल क्योंकि आपने मिस कर दिया बहुत अरसा आपने इस मुल्क में गुजार दिया उसके बगैर ही। तो मुझे ना काफ़ी मैं ठीक नहीं मुझे डिप्रेशन भी है तो मैं पहले आसान था मतलब आप ऐसा करें अगर कोई ऐसा मेंटल कोई इशू है तो उस सूरत में आपको एग्जामिशन मिलने का चांस है। अगर आप अपने डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से कोई लेटर ले सकती हैं कि आपको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उस सूरत में आप ट्राई कर सकती हैं नेशनैलिटी। ठीक है शुक्रिया नूरीन। मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन साहब और कहाँ से? जी सर मैं मोहम्मद हुसैन अर्ज कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी मोहम्मद हुसैन साहब क्या सवाल है आपका? सर मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं एज अ स्टूडेंट टियर 4 आया था जुलाई 2006 में। जी बोलिए। और मास्टर किया मैंने अक्टूबर 2011 में और मैंने PSW के लिए बिफोर पॉलिसी मैंने अप्लाई किया दिसंबर में लेकिन मुझे वो मेंटेनेंस टू 200 पाउंड नहीं थे कम थे मेरी फंडिंग में और कंसेक्यूटिव डेज 90 डेज के लिए तो मुझे जो है PSW नहीं मिला लेकिन जज ने मेरे हक में वो फैसला दे दिया और मुझे 30 मंथ्स का वीज़ा दे दिया। क्वेश्चन ये है कि मेरा टोटल टाइम जो मेरा वीज़ा एक्सपायर होगा वो मार्च 2016 में होगा मार्च 2016 में। तो ये टोटल टाइम पीरियड मेरे बन जाएंगे 9 साल और 9 माह और मेरे बच्चों का भी यही टाइम पीरियड जो है वो तकरीबन 8.5 ईयर्स बन जाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई लोग मुझे कहते हैं बच्चों की बेस पे आप 7 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं तो बेस्ट टाइम कौन सा होगा बच्चों की बेस पे अप्लाई करने के लिए? और 10 साल मेरा जो 3 माह रहते हैं आया कि मुझे इसी ही डिस्क्रिशनरी लीव में फर्दर अप्लाई करना चाहिए या बच्चों की बेस पे जो अप्लाई होगा तो मुझे मैं आपका क्वेश्चन देखें समझ गया हूँ क्वेश्चन देखें जी 10 साल आपके जो हैं वो अगर आप उस वक्त कोई एप्लीकेशन डाल देते हैं और 10 साल पूरे कर लेते हैं तो वो एक लिहाज से अच्छा है कि आपको इंडेफिनिट मिलने का चांस है। अगर आप अभी बच्चों की वजह से करेंगे तो उस सूरत में यह है कि आपको
वो इंडेफिनेट नहीं देंगे, वो आपको छोटे छोटे वीज़े 10 साल के देंगे। उसके बाद आप किसी स्टेज पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि 10 साल के बाद आपको जो भी स्टे मिलेगा बच्चों की बुनियाद पे, उसके 10 साल के बाद वो शायद आपको इंडेफिनेट करेंगे। लेकिन दैन अगेन वो भी एक ऐसी कैटेगरी है कि वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी अगर आपको 10 साल हो जाते हैं तो आप उनको कोशिश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई देखें 10 साल मुझे अब हो गए। लेकिन बात यह है क्योंकि आपकी वो चेंज हो चुकी होगी कैटेगरी, वो आपको इसमें नहीं लाएंगे उस सूरत में जिसमें आप इस वक्त हैं 10 साल वाली कैटेगरी में। जो आपका टाइम अपील में गुजरा है वो उसको कहा जाता है कि वो आइन की नज़र में लीगल था, स्टैट्यूटरी राइट था आपका। अगर उसमें कोई चेन में कोई ब्रेक नहीं है तो वो आपने अपील की हुई थी और वो पेंडिंग रही, तो वो स्टैट्यूटरी राइट था आपको मुल्क में रहने का, तो 10 साल उसमें कंसिडर हो सकते हैं। लेकिन इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है अगर आपके लिए जी। अपना हुसैन साहब आप फ़ोन नंबर ले लें और आप शाह साहब से लेटर ऑन बात कर सकते हैं। जी मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहब और कहाँ से? और मैं नईम बोल रहा हूँ। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा, तो मेरी तरफ से पहले आपको इस प्रोग्राम की मुबारक कि बहुत अच्छा जा रहा, लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नहीं साहब बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? जी मैं 2004 में इस मुल्क में आया था, तो मैंने असाइलम अप्लाई किया था, लेकिन मेरा असाइलम जो है ना वो 2 वीक बाद रिफ्यूज हो गया था। जी हेलो जी जी हाँ, तो फिर मैं कौन से साल में आए थे? 2004 में। अच्छा जी, रिफ्यूज हो गया, ठीक। तो वो 2 हफ्ते बाद रिफ्यूज हो गया, तो फिर मैंने दोबारा 2010 में अप्लाई किया। लेकिन इस दौरान 2006 में मैंने ब्रिटिश लड़की के साथ मेरा आना जाना हो गया, तो फिर मैंने 2009 में उससे निकाह कर लिया। तो अभी मेरी 3 बेटी हैं। तो 2010 में फिर मैंने दोबारा जो अप्लाई किया असाइलम लेक्सी केस में, तो वो रिफ्यूज हो गया। तो अभी मैं अपनी फैमिली, देखें आपके पास कोई कम से कम कोई मेरे ख्याल में 1 दर्जन के करीब रास्ते हैं इस मुल्क में सेटल होने के, तो जो कि मैं अगर इस पे बताना शुरू करूं तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपको स्टे मिल जाना चाहिए और बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए। नहीं साहब आप काइंडली ये आपका जो जवाब है वो ज़रा लंबा होगा, इसलिए आप कंट्रोल रूम से टेलीफोन नंबर ले लें। जी मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या रशा साहब ठीक हो? जी कौन साहब और कहाँ से? सर मैं नवीद बोल रहा हूँ लंदन से। जी नवीद साहब अल्लाह का शुक्र है, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मेरे मामू रहते हैं इटली में, मैं इधर स्टूडेंट आया हूँ, अगर वो इधर आए तो उनके मैं वीज़ा चेंज कराना चाहता हूँ ब्लड रिलेशन वाला, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? देखें उसमें कानून कुछ इस तरह है कि जो कोई यूरोपियन अगर आता है और उसका कोई डिपेंडेंट है तो वो बिल्कुल उनको अपने साथ रख सकते हैं। बीवी के लिए, बच्चों के लिए कुछ और कानून है, माँ बाप के लिए थोड़ा और है, और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपके जैसे उनके लिए कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन बात यह है कि इधर यूके वालों ने ये कहा हुआ है कि आप अगर उन पे डिपेंडेंट उस मुल्क में थे तो उस सूरत में वो आपको ईजीली देंगे। अदरवाइज़ ये है कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि आपको ये प्रूफ करना। ठीक है हम वकला एप्लीकेशन तो डाल देते हैं और वो एप्लीकेशन काफ़ी आगे पीछे होती रहती है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ नहीं है। अगर इसका जवाब अगर आप इस तरह सुनना चाहें तो ये है, लेकिन एप्लीकेशन कोई भी वकील आपकी वो डाल देगा अगर आपके मामू इधर आ जाते हैं और किसी तरह हम शो करने की कोशिश करते हैं वकला के आप वाकई उनके डिपेंडेंट हैं। कभी बात सुनी भी जाती है, मेरी अपनी हिस्ट्री में ये है वकालत की कि मैंने ये केसेस कोर्ट से भी किए हुए हैं, जीते हुए हैं, और सिर्फ एप्लीकेशन डाल के भी जीते हुए हैं, लेकिन जिसकी मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि हम जीत सकेंगे। सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, शुक्रिया। जी 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 नवीद साहब शुक्रिया। जी मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी सर कामरान बात कर रहा हूँ लंदन से। कौन? कामरान बात कर रहा हूँ लंदन से। जी क्या सवाल है जी आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मैं टियर 1 जनरल वीजा पर हूँ इधर, मेरी लास्ट एक्सटेंशन हो चुकी है, तो मेरी वाइफ डिपेंडेंट है। अभी हमारा बेबी हुआ है 6 महीने पहले, उसका वीजा अप्लाई नहीं किया था, लेकिन इमरजेंसी में हमें पाकिस्तान होना पड़ रहा है नेक्स्ट वीक में, एक इमरजेंसी हो गई है, तो उसका डिपेंडेंट वीजा बेबी का हम पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे।
उसमें मुझे ये पूछना है कि जो डॉक्यूमेंट्स में जो टीबी सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है, वो अगर बच्चा यहाँ पे बॉर्न हुआ है तो हमें क्या पाकिस्तान से उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या यहाँ से हम जीपी से ले सकते हैं? और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट जाएंगे उसमें टेनेंसी एग्रीमेंट वगैरह ये सब जाएगा या सिर्फ मेरे बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप काफी होंगे? जी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके डिपेंडेंट के लिए वो ज़रूरी होंगे। देखें, एंट्री क्लियरेंस रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप उधर डील कर रहे होंगे हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों से जो कि यूके का स्टाफ हैं। ये उनके सोच के अंदाज पर डिपेंड करता है। ये इतनी इसमें लीगैलिटी नहीं है, टेस्ट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप उधर करवा सकते हैं यूके पाकिस्तान में तो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं एंट्री क्लियरेंस की आपको पूरी करनी पड़ेंगी। और जी, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि बच्चा इधर पैदा हुआ है, क्योंकि उस बच्चे का कोई राइट नहीं है। आपने पासपोर्ट तो बना लिया ना उसका इधर पाकिस्तानी? जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट। उसका इस वक्त कोई राइट नहीं है इस मुल्क में। जब वो वापस आएगा बच्चा तो उसको इंग्लैंड में पैदा होने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है जी जी, शुक्रिया। जी इकराम साहब शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से? जी, मैं डबलिन से बोल रहा हूँ, महमूद मेरा नाम है। मैंने आपसे पूछना था ब्रीफली, आप चूंकि बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस मांगते हैं, मैं ये पूछना था कि इस तरह। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। आप डबलिन से बोल रहे हैं, काफ़ी दूर से, तो लंबा सवाल कर सकते हैं आप वसंत साहब से, कोई घबराए मत। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि इस तरह मेरा कज़न है, वो पाकिस्तान में होता है, उसकी यहाँ पे शादी हुई थी इंग्लैंड के अंदर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आप दरमियान में बोल रहे हैं मुझे लगता है। वो आपकी अपनी आवाज़ है, आप टीवी की आवाज़ बंद करें। और नहीं, मैंने तो टीवी बिल्कुल बंद किया। अच्छा, वो इस तरह से उसकी शादी हुई थी यहाँ पे यूके में, लंदन में, और उसमें शादी के बाद उसके 2 बच्चे पैदा हुए और वो बच्चियों की उम्र है 17 और 12 साल के करीब। तो वो बीवी उसकी नाराज हो गई और उसको किसी वजह से पाकिस्तान जाना पड़ गया और वो पाकिस्तान चला गया। उसकी अभी उसकी नेशनलिटी या इंडेफिनिट स्टे नहीं है। एक सेकंड जरा, ये आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके पास क्या स्टे है? उसके पास वो पाकिस्तान में है, उसके पास कोई स्टे नहीं है। तो उसकी बीवी की क्या नेशनलिटी है? अब बड़ी हो गई हैं, 17 और 13 साल। बच्चों की क्या नेशनलिटी है? जी, बच्चों की क्या नेशनलिटी है? उनकी तो ब्रिटिश है ना, ऑब्वियसली। हाँ जी, वो अपने बच्चों को मिलने के लिए इस मुल्क में आ सकता है। उसके पास 2 राइट्स हैं। एक तो विजिटर, प्लीज दोबारा बोलें। उसको इस मुल्क में अपने बच्चों के साथ मिलने की इजाज़त है। वो एक कॉन्टैक्ट का वीज़ा लेके आ सकता है इस मुल्क में। ठीक है, कौन सा वीज़ा लेके? उसको कॉन्टैक्ट अपने बच्चों के साथ रखने का हक है। वो एक स्पेशल वीज़ा की कैटेगरी है जी। उस बेसिस उसको यहाँ पर रहने का भी कोई राइट है? बिल्कुल, उसको रहने का हक है। और अगर होम ऑफिस का जो अपॉइंटेड उधर महकमा है फॉरेन सर्विस के थ्रू, वो अगर सही लॉ इस्तेमाल करे तो उसको पहले 1 साल का वीज़ा देगा और 1 साल के बाद इंडेफिनिट हो जाएगा। वो उसको बहुत अच्छा उसका केस वीज़ा मिलेगा वो जी जी, उसका बहुत अच्छा केस है। उसको प्रॉपर एडवाइस की ज़रूरत है। ओके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी महमूद साहब बहुत शुक्रिया। जी मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन जी कौन साहब और कहाँ से? साहब से जी कौन साहब और कहाँ से? मैं पूछना चाह रहा था कि मैं एक्चुअली जी आप कौन साहब बात कर रहे हैं? 2004 में। कोई बात नहीं करना जी, बात करें। चलो जी जी सवाल करें। आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं सईद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी सही साहब। जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि मैं 2004 में आया था स्टूडेंट के ऊपर, और अब उसके बाद मैं PSW पे रहा, उसके बाद Tier 1 पे, और अब मैं 10 लॉन्ग रेजिडेंस के बेस के ऊपर ILR अप्लाई करने जा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, मेरी वाइफ जो है वो आई थी मेरी डिपेंडेंट फरवरी 2011 में PSW डिपेंडेंट पे, और तो वंस अगर मेरा ILR प्रोसेस हो जाता है तो मैं उसको किस बेस के ऊपर, क्या वो उसको 2 साल पूरे करने होंगे कि डिपेंडेंट के तौर पे दोबारा? अभी 2 साल हो गए हैं उनको 2011 में मेरी डिपेंडेंट आई थी PSW। आप ऐसा करें कि अगर चाहें तो उनका भी इंडेफिनिट साथ अप्लाई कर दें, अपने साथ अप्लाई कर दें। उनके पास वैलिड है वीजा Tier 1 का, आपके साथ ही खत्म होगा ना वो 2016 तक का।
उनका आपके बाद ख़त्म हो रहा है? नहीं, सेम टाइम पे हम लोग सेम टाइम है ना, हमारा खत्म हो रहा है। वो लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है जानने की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके साथ ख़त्म हो रहा है, तो आप ऐसा है कि उनका अपने साथ ही अप्लाई कर देना, ठीक है? साथ ही अप्लाई कर दें। जी जी। तो उनको मेरे डिपेंडेंट के तौर पे कितनी देर अप्लाई रहना पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना ये बात कि आप इकट्ठे अप्लाई करें इंडेफिनेट। आप Apply उनका कर सकते आप हैं। ये ना सोचें कि चलिए। उनका आप छोटा करें अपना बड़ा करें, इकट्ठा ही करें आप, ठीक है? ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, समझ लें। जी सही भाई, शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर है, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लेस्टर। ओके यासिर, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि आई एम एक्चुअली अ यूएस सिटीजन एंड आई एम जस्ट विजिटिंग द यूके राइट नाउ। व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर मी टू वर्क एंड स्टे इन द यूएस, सॉरी इन द यूके? Actually, you do not benefit at all being a American. Your position is exactly the same as a Pakistani national. So I cannot answer anything further. You have any specific reason to work here? चले गए जी। Americans are exactly the same as Pakistanis. Yes, they don't need visa, but to They can't work here. they can't work here. Yeah. ठीक है। तो जी नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी मेरा नाम रिजवान है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी रिजवान भाई, क्या सवाल है आपका? बस अल्लाह की ज़ात का करम है। असल में सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे कुछ मतलब रिसेंटली इंडेफिनेट मिला है जी। मैंने अपनी फैमिली का अप्लाई किया था, तो वो मतलब उसको बोले कि अपने साथ ही मतलब ऑलमोस्ट साथ ही मतलब आप कह लें कि उनका रिफ्यूज हो गया। फिर उन्होंने ट्रिब्यूनल में केस किया। उस वक्त मेरे पास इंडेफिनेट नहीं था जी। तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि हस्बैंड को अगर इंडेफिनेट मिल जाता है तो उनको सॉर्ट आउट आपने कर देना अकॉर्डिंगली। तो उस पे ये था कि होम ऑफिस को उन्होंने जुर्माना भी डाला कि आपने केस को सही तरह से नहीं किया। वो जो फीस वगैरह जो पे करते हैं ट्रिब्यूनल में जी, वो उन्होंने होम ऑफिस को डाली। उसके बाद ये है कि मुझे तो इंडेफिनेट उन्होंने दे दिया, लेकिन मेरे बच्चों को उन्होंने डिस्क्रिशनरी दे दी, मतलब जो 3-3 साल की होती है। बच्चे इधर पैदा हुए हैं आपके या पाकिस्तान से? अभी मुझे मैंने ये पूछना है कि मैं क्या करूं इस पे, मतलब आपके बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको मोहतरम? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आपके बच्चे इस मुल्क में पैदा हुए हैं? वो सारे मेरे इधर ही पैदा हुए थे, इंग्लैंड में। और क्या उम्र है उनकी माशाल्लाह बच्चों की? मतलब बड़ी बेटी तो 6.5 साल की है, बेटा 5 साल का है और 3 और 2 साल के मतलब। देखें, अब मुझे वैसे समझ नहीं आई कि उनको डिस्क्रेशनरी लीव क्यों दी है उन्होंने, लेकिन ये है कि भाई अगर आपकी वाइफ पाकिस्तान से कौन से वीज़े पे आई थी, आपके डिपेंडेंट या साथ ही आई थी शुरू में? नहीं मेरी डिपेंडेंट आई थी, मैं असल में वर्क परमिट पे था। आपके साथ ही आई थी ना? नहीं मैं पहले इधर था। अच्छा, थोड़ा अर्से बाद। मेरी वाइफ तो डिस्क्रेशनरी लीव का तो गलत है वैसे। उनको आपके बच्चों को तकरीबन वही किस्म की लीव मिलनी चाहिए जैसे आपकी वाइफ की है इस वक्त। तो लेकिन यह है कि आपके बच्चों के जो बड़ी बच्ची है उसका मज़ीद अगले 4-5 सालों में ब्रिटिश नेशनैलिटी का हक हो जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव के उसका क्या स्टे है इस मुल्क में। तो इसमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा मुझे कि किस जगह पे व्हाट वेंट रॉन्ग, यह देखने की ज़रूरत है मुझे, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो हमें फैक्स कर सकते हैं पेपर, हम आपको एग्जैक्टली फिर एडवाइस दे सकते हैं। चलें ठीक है जी ठीक है जी जी। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या कौन? शहजाद मलक हंडर्सफील्ड से बोल रहा हूँ जनाब। जी शहजाद भाई सवाल करें। ये कोई सवाल है कि भाई मेरा बच्चा पाकिस्तान में कैंसर का मरीज है सर जी जी, उसको मैं किस खाते में यहाँ पे बुला सकता हूँ, कोई हेल्प के तौर पर या कोई रिकमेंडेशन, कोई कागजात मुझे यहाँ पे भिजवाने पड़ेंगे? मैं खुद यहाँ पे विजिटर आया हूँ सर। आप इस वक्त विजिटर हैं? जी जी जी। देखें, एक मेडिकल वीज़ा इस मुल्क में अवेलेबल है। अगर आपके बेटे की ये ज़रूरत है कि उसको इलाज की ज़रूरत है इस मुल्क में, तो आप इधर कंसल्टेंट्स के साथ बुकिंग कराएंगे और आप अपना शो करेंगे कि आपने उसकी फ़ीस वगैरह दे दी हुई है,
मेडिकल वीज़ा काफ़ी आसान है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मतलब। जी जी, पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट है ना सर, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ। आप वो सारे कागज़ उधर से मंगवा के इधर किसी कंसल्टेंट प्राइवेट के साथ आप उसकी बुकिंग करवा लें, और उससे वो आपको एक ख़त लिख देंगे कि हम इनको देखना चाहते हैं, हमने पाकिस्तानी डॉक्टर के ख़त पढ़ लिए हैं और हम इसका कुछ इलाज कर सकते हैं इधर। फिर आपको कुछ पेमेंट दिखानी पड़ेगी कि आप उनकी फ़ीस दे सकते हैं, उस सूरत में हो जाएगी। ये पेमेंट कोई थोड़ी कंसेशन हो जाए तो देखें, होता है, आप अगर ये समझते हैं कि इधर आपको पब्लिक फंडिंग मिलेगी तो वो ज़रा मुश्किल है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इधर आके इजी हो जाएगा, लेकिन ये है कि अगर आप मेडिकल वीज़े पे आए होंगे तो ये इलाज रोकेंगे तो नहीं हॉस्पिटल वाले, क्योंकि जो ट्रस्ट है उसका चार्टर काफ़ी अच्छा है, लेकिन बाज़ औक़ात रोक भी देते हैं NHS वाले इलाज। और अदरवाइज़ ये है कि वो काफ़ी ह्यूज किस्म का बिल आपको दे देंगे पे करने के लिए, और अगर फ्यूचर में आपके कोई प्रॉस्पेक्ट्स हैं इस मुल्क में सेटल होने के, तो वो एक जजमेंट के तौर पे आपके अगेंस्ट रह भी सकता है अगर वो आपको कोर्ट में ले जाते हैं। तो आप देख लें, वैसे तो कहते हैं ना कि मशरक़ का रब भी वही है और मगरब का रब भी वही है। अल्लाह ताला ने अगर सेहत देनी है तो कहीं भी दे सकता है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि उसके लिए बेहतर है तो आप इन सारे फैक्टर्स को देख लें कि भाई क्या आप इजीली कर सकेंगे कि नहीं। जी नाज़रीन, अगर मज़ीद आपको डिटेल से बात करना हो तो शाह साहब का नंबर कंट्रोल रूम से आपको मिल सकता है, तो आप डायरेक्ट उनके ऑफिस में बात कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? मोहम्मद खान बोल रहा हूँ हडर्सफील्ड से। जी मोहम्मद खान साहब, क्या सवाल है आपका? मुझे डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी, मैंने असाइलम क्लेम किया था, लेकिन उस पर मेरी अपील भी रिफ्यूज होने के बाद उन्होंने मुझे डिस्क्रिशनरी लीव दे दी थी, लेकिन मुझे उन्होंने बताया नहीं कि ये मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे कि मेरे साथ, यानी कि कोई टॉर्चर वगैरह का मसला था, और कुछ मेरे यानी कि सेफ्टी के मसाइल भी थे। मैं पेशावर से हूँ, पाकिस्तान से। जी जी। तो अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बेनिफिट पे हूँ, तो मेरी यानी कि एक्सटेंशन भी करीब आ रही है, तो इसके लिए मुझे काम करना जरूरी है या मुझे कुछ अपने आपको जब डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी, सॉरी मैं आपकी बात कट शॉर्ट कर रहा हूँ, आपने शुरू में असाइलम क्लेम किया था? जी हाँ जी। आपको कोई काम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कोई होम ऑफिस की फ़ीस देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी करते रहे हैं, जो सच है, हकीकत है, वो बयान करें और आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिल जाएगी बगैर किसी प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट है सवाल का मेरा, सॉरी टू टेक योर लॉन्गर टाइम, कि मेरी मदर भी इधर आई हैं, तो वो सीरियसली यानी वो ऐसी कंडीशन में हैं कि उनकी, चूंकि मैं उनका यानी कि इकलौता बेटा हूं और पीछे उनकी कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, मैं उनको कहता हूं कि आप कोई असाइलम क्लेम कर लें या कोई दूसरा तरीका कर लें तो आप मेरे पास ठहर सकती हैं, लेकिन वो यानी कि वो कंफ्यूज हैं कि पता नहीं मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए बात सुने, अगर वो आपकी डिपेंडेंट है, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अगर वो आपकी डिपेंडेंट हैं और पीछे कोई नहीं है, तो देखें जो फॉर्म आपने भरना है उसमें भी एक खाना है जिसमें लिखा हुआ है कि एट द टाइम जब आपको मिला था उस वक्त कोई आपके डिपेंडेंट थे, अगर वो हैं तो उसी में जा सकते हैं। अगर आप कोई आप नए डिपेंडेंट बना रहे हैं तो उसका रीज़न आप दे सकते हैं कि ये वजह है, लेकिन अगर वो आपकी डिपेंडेंट है और आपको रेफ्यूजी स्टेटस का एलिमेंट था आपकी डिस्क्रिशनरी लीव में, तो आप उनके लिए एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगेन उसका भी एक तरीका है, वो शायद बगैर फ़ीस के हो जाए, तो अगर पहले उनको राज़ी करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औक़ात जो बुज़ुर्गान होते हैं उनको अपने वतन से मोहब्बत होती है, वो उस मुल्क में रहना चाहते हैं, तो अगर उनका फ़ैसला हो तो फिर आप करें, अदरवाइज़ कल को दुश्वारी हो सकती है, वो कहें कि भाई बेटा मैंने तो वापस जाना है। तो अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मेरे सिर्फ डिपेंडेंट होने पे ही नहीं, अगर वो यानी कि अपनी उनकी हेल्थ ऐसी है कि वो डॉक्टर उनको कहते हैं कि शी कांट ट्रैवल बैक। हाँ जी, वो भी रीज़न है, आप दे सकते हैं साथ के, ये एक फैक्टर है ऑब्वियसली। ठीक है जी, ओके जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब और कहाँ से? मैं बोल्टन से बोलता हूँ। कहाँ से? बोल्टन से। बोल्टन से बोलता हूँ। जी जी। अच्छा, मेरे को सवाल पूछना है। जी पूछिए। अच्छा, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। जी जी बोलिए। अच्छा, और मेरे को इधर का डेफिनेट का स्टेप चाहिए और मेरे पास मल्टीपल वीजा है। जी।
आपको इधर की नेशनैलिटी की इधर हेलो जी नेशनैलिटी की स्टैंप चाहिए? इधर ये यूके की। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, अभी कुछ वक्त लगेगा। मल्टीपल वीजा रहता है इधर का, और मैं तो 10 बरस से आता हूँ। हाँ मल्टीपल तो है, लेकिन अभी वक्त लगेगा, एकदम नहीं मिल जाएगी नेशनैलिटी या इंडेफिनेट। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, कोई राह निकालनी पड़ेगी। जी, तो आप ऐसा है बात सुने कि देखें इधर लोगों को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। उसके बाद जाके वसंत साहब हंस रहे हैं कि को मिठाई शाही खिलाए ना हमें जी। मेरी उम्र तो 60 है, तो मिल सकेगा या नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा था। भाई साहब कोई मिठाई शाही तो खिलाए ना हमें। ऐसा जी, अच्छा चलें। और वैसे जी नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। या जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी अजीज हैदराबादी अर्ज कर रहा हूँ, वो अपने मैनचेस्टर से। जी फरमाइए। मेरी सिस्टर हैं जो, अच्छा मैं खुद यहाँ EEA सिटीजन होने की वजह से रह रहे हैं इंग्लैंड में पूरी फैमिली के साथ। सिस्टर वहाँ हैं जो डिपेंडेंट हैं, अब हम चाहते हैं कि उन्हें यहाँ बुला लें। जी जी, कितने अरसे के लिए ये डिपेंडेंट का? अच्छा एक सेकंड जरा मुझे बताइए, आपकी सिस्टर अकेली हैं उधर? जी वो अकेली हैं, हम फैमिली के और साथ। आप हमेशा से उनकी लुक आफ्टर करते हैं? जी जी, तकरीबन 6 महीने से। देखें 6 महीने से, उससे पहले उनकी लुक आफ्टर कोई और करता था? उससे पहले वो शादीशुदा थी। उनका आपके हो पास सबूत है, एविडेंस है कि उनके जो शौहर थे उनकी वफात हो गई है? नहीं वफात नहीं हो गई, खुला ले लिया। अच्छा खुला लिया। जी। बच्चे हैं उनके? नहीं कोई बच्चा नहीं। अच्छा देखें, अगर ये आप एविडेंस दे सकते हैं और उनके एक्सट्रीम ऐसे सर्कमस्टांसेस बता सकते हैं जो कि कंपेलिंग हो, जैसे जिसके साथ रहम दिली करने का दिल किया जाए, उन फैक्टर्स को सामने रखते हुए बिल्कुल ली जा भी सकती है स्टे, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि इस किस्म के केसेस में वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाते हैं कि भाई क्या उनका अपना घर है, क्या अपनी कोई जॉब है, क्या कोई ज़रिया मुआश किसी भी, या इनकम का कोई ज़रिया, जैसे कोई घर है जिससे किराया आता है, कोई हमसाए हैं जो उनकी लुक आफ्टर कर सकते हैं। ये कई चीज़ें वो छोटी छोटी देखते हैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा हुआ नहीं, हमारे कई ऐसे केसेस में ऐसा हुआ भी है। तो इसमें आपको आराम से बैठ के इस बात और गौर व करने की ज़रूरत है, तो फिर जिसका कोई हल निकल सकता है। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं ताहिर जावेद बात कर रहा हूँ लेस्टर से। जी तारिक भाई, क्या सवाल है आपका? जी मैं सैयद राशिद मसूद साहब से बात करना चाहता हूँ। जी वो सुन रहे हैं जी, बात करें। फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है ताहिर साहब? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुने खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। जी 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 मैं असल में आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपके सबब और अल्लाह ताला के फजल से मुझे यहाँ पे स्टे मिल गया। जी शुक्रिया। तो साहब मिठाई भेजे ना फिर हमें, आपको देख के। सुना बात? जी जी इंशाल्लाह कल फिर आपसे बात होगी और पहुंचूंगा आपको ऑफिस में। जी जी मुझे पता है आप वो हैं जो कि अरबी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, मैंने पहचान लिया आपको। जी 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 साहब मिठाई भी तो भेजे ना हमें। जी जी जरूर इंशाल्लाह। अशाह साहब को नहीं, स्टूडियो वालों को मिठाई भेजें। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ आके पूछ लूंगा तो आप तक भी पहुँच जाएगी। बस ठीक है जी। शुक्रिया ताहिर साहब, शुक्रिया। जी ये थे हमारे आखिरी कॉलर जनाब ताहिर साहब फ्राम लेस्टर, जिनको शायद स्टे मिल गई है शाह साहब की रहनुमाई से, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन, आज हमें बर्मिंघम के हमारे बहुत ही सियासी समाजी रहनुमा हैं जनाब सईद मुग़ल साहब, उन्होंने हमें कॉल किया और शाह साहब की भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की।
सईद मुग़ल साहब जो हैं ये हमारे बर्मिंघम के माशाल्लाह बड़ी मारूफ हस्ती हैं और उनका बहुत शुक्रिया। बल्कि उनको एक क्वीन ने भी खिताब दिया जी, वो क्वीन ने बिल्कुल गालबन OBE हैं वो, तो उनको बहुत बहुत उनका शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो आप अगर मज़ीद आपको मशवरे चाहिए तो सैयद सॉलिसिटर का आप नंबर ले सकते हैं और उनको डायरेक्ट उनके ऑफिस में बात कर सकते हैं। तो एक बात का ख्याल रखा करें कि कॉलर ज़्यादा होते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक खुदा की खिदमत की जा सके, तो अपना एक तो सवाल जो है वो मुख्तसर रखा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जवाब दिया जा सके। नाज़रीन इकराम, शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।